हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादौन और आज हम करने वाले हैं कि जो मैंने आपको डिफरेंस बताया था ना कि प्रोडक्शन फंक्शन और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अलग होता है, तो उसको कैसे अटेन कर सकते हैं, उसके दो अप्रोचेस होते हैं, तो उनको आज हम स्टडी करने वाले दैट हाउ वी कैन डिटरमाइन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, राइट। लेकिन उससे पहले इसको चैप्टर को पूरा स्टार्ट करने से, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट सीबीएसई की मैग्नेट ब्रेन्स में हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, एंड वी आल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12। सीबीएसई के अलावा हम लोग डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को फॉलो करते हैं, दैट इज एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। तो ये सारी बोर्ड्स की भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज नोट्स इंपॉर्टेंट हैं और आपको प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है, राइट। तो इसी बात आपको जल्दी से क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है हमारे चैनल पे, राइट। तो आज का जो पूरा सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत डिटेल में चीजों को पढ़ाने वाली हूँ, तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। फाइन, चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। प्रोडक्शन फंक्शन मैंने आपको क्या बताया था, प्रोडक्शन फंक्शन का क्या मतलब होता है कि बेसिकली जो भी आपके पास इनपुट्स है आपको इस तरीके से यूटिलाइज करने कि आपके पास मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो, वो क्या होता है मेरे पास प्रोडक्शन फंक्शन। जब मैं बात करती हूँ यहाँ पे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट जहाँ पे हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, और वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया कि इसके आगे अगर वो कुछ भी प्रोडक्शन करता है तो वो फिर से धीरे धीरे लॉसेस में जाने लगेगा, इससे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट वो अटेन नहीं कर सकता। सो इट इज अ पॉइंट एट विच वी कैन से द प्रोड्यूसर इज अटेनिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, ये हमने चीज पढ़ी थी। सो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, लाइक कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स आल्सो एम टू मैक्सिमाइज देयर सैटिस्फैक्शन। जैसे कि भाई कंज्यूमर को रहता है कि भाई कम दाम में बढ़िया चीज मिल जाए, वैसे ही प्रोड्यूसर्स का रहता है कि कम पैसे लगा के मेरा अच्छे से अच्छा सामान बन जाए और वो बिक भी जाए और मेरा प्रॉफिट आ जाए, right? So that is why a producer is someone who produces goods and services to consumers in exchange of revenues, and producers need to incur expenditure to produce those goods and services. अच्छा, आप बोलोगे मैम consumers / customers क्यों लिखा है? कस्टमर्स और कंज्यूमर्स के बीच में अंदर पता है? कस्टमर होता है जो सामान खरीद रहा है और कंज्यूमर होता है जो सामान खरीद भी रहा है, उसको यूटिलाइज भी कर रहा है। बोलोगे मैम दोनों चीजें सेम तो है। जैसे कि कस्टमर क्या होता है, बेसिकली आपने देखा होगा कई बार कोई चीज सामान खरीद ली जाती है बिकॉज उसको वो उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कुछ उसको फिर से बनाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर किसी और को बेचेंगे। सो दैट इज अ कस्टमर। कंज्यूमर क्या होता है, एंड यूजर, जो एक्चुअली में आपके गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा। ठीक है, सो नाउ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज प्रॉफिट, बिकॉज हमने कई बार बोला है कि रेवेन्यू मतलब ये नहीं होता कि प्रॉफिट होता है। रेवेन्यू में से जब मैं एक्सपेंसेस को माइनस करती हूँ तब मेरे पास प्रॉफिट जनरेशन होता है। द प्रोड्यूसर्स एम टू मैक्सिमाइज दिस प्रॉफिट ओनली टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन? So what is producer's equilibrium? So producer's equilibrium refers to the price and output combination which brings maximum profit to the producer. And equilibrium is a state where there is no change required, and producer's equilibrium is defined as a state of maximum profit and minimum loss. पहले पॉइंट क्या कह रहा है कि producers equilibrium वो प्राइस को हम बोल रहे हैं और ऐसे आउटपुट को बोल रहे हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन को बिटवीन प्राइस एंड आउटपुट जहाँ पे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो आपको प्राइस ऐसे रखना है, क्वांटिटी इतनी बेचनी है कि भाई जब हम लोग के पास टोटल रेवेन्यू जनरेट होके आए तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए। पहला पॉइंट ये कह रहा है, राइट। सेकंड क्या बोल रहा है, एन इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट वेयर देयर इज नो चेंज रिक्वायर्ड, कि भाई इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन यू कैन बी इन। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम लॉसेस, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, द पॉइंट वेयर द प्रोड्यूसर डज नॉट प्रेफर टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हर सप्लाई इज टर्म्ड एज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। कि आपको पता चल गया कि ये मेरा बेस्ट सिचुएशन है, इससे ज्यादा मैं कुछ करूंगा तो चीजें खराब ही होने वाली है, तो यही सही है, वो पॉइंट मैं बोल सकती हूँ मेरा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के पॉइंट में आ जाएगा। सो क्लियर? तो आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है किसका, प्राइस और क्वांटिटी का, आउटपुट का, कि मेरे पास मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट होकर आना चाहिए। दैट इज माई प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। क्लियर? एवरीवन विल क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन।
ना जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले सेशन में कि इसके दो मेरे मेथड्स रहते हैं, एक रहता है मेरे पास TRTC अप्रोच रहेगा और एक मेरे पास रहता है स्टूडेंट्स MRMC अप्रोच। अब जैसे कि मैंने देखा था कि कुछ स्कूल्स में क्या है कि MRMC अप्रोच ही कंसीडर किया जाता है और TRTC अप्रोच नहीं कंसीडर करते, लेकिन बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिन्होंने बोला कि नहीं मैम TRTC अप्रोच भी कई स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है, सो दैट इज़ वाई मैं थोड़ा बहुत रिव्यू आपको दोनों का ही दे दूंगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, सो द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कैन बी डिटरमाइंड बाय टू अप्रोचेस, द TRTC अप्रोच यानी टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, एंड एक हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच है। ठीक है, now a producer can achieve equilibrium under two states when price are constant यानी perfect competition market है, जब मेरे प्राइस कांस्टेंट है बिल्कुल चेंज नहीं हो रहे तब उसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से परफेक्ट कंपटीशन की हम बात करते हैं। इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, जब प्राइसेस बदलते हैं या फ्लक्चुएशन होता है, तो दोनों सिनेरियोस में हमें स्टडी करना रहेगा। क्लियर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर कि मेरे पास दो अप्रोचेस कौन से हैं। पहला अप्रोच जो है मेरे पास वो है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच है मेरे पास, एंड सेकेंड अप्रोच मेरे पास क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच रहेगा। तो ये मेरे पास ये दो अप्रोचेस आपको देखने को मिल जाएंगे क्लियरली। समझ आया? सो दीज आर द टू अप्रोचेस वी नीड टू फॉलो। ओके, आगे बढ़े पक्का ना। अजम्पशंस, आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में जितने भी लॉज पढ़े हमने, जितनी भी सिचुएशंस पढ़ी हैं, हमने अजम्पशंस को पहले कंसीडर किया है। अजम्पशंस का मतलब क्या है, एज यू ऑल नो कि रियल लाइफ इकोनॉमिक्स काफ़ी अलग रहती है, अलग तरीके से फंक्शन करती है और एकदम से मेरे समझ नहीं आएगी। तो इकोनॉमिक्स को ईजी बनाने के लिए आपके सिलेबस में चीज़ों को सिंप्लीफाई किया गया है और अजम्पशन के बेस पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं। सो दैट इज़ वाई इस पर्टिकुलर चैप्टर में प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में क्या अजम्पशंस है, पहले हम उसको स्टडी कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे ये कंडीशंस बताऊंगी। So producers equilibrium is attained at the point of maximum satisfaction when there is no change required in the level of output। एक maximum saturation point है कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, इसके बाद हम कुछ भी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ तक अगर हम पॉइंट पहुँच गए तो हम लोग मतलब producers equilibrium पे पहुँच गया है। Clear? Now producers by default are presumed to assume the following things। आपको कुछ चीज़ें assume करके चलनी है। पहली चीज़ क्या है, profit maximization। इसका मतलब क्या है कि भाई देखो सिंपल सी बात है, जो भी प्रोड्यूसर है, जो भी कोई सामान बना रहा है, बिजनेस में है, उसका मेन मोटिव क्या रहता है कि भाई वो प्रॉफिट जनरेट कर पाए। सो दैट इज वाई मेरा पहला गोल यही रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो प्रोड्यूसर्स आर अज्यूम टू एम एट मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट विच इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। तो जब मैं टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को पता लगाऊंगी तभी तो मेरे पास प्रॉफिट आएगा। सो दैट इज़ वाई हमारा जो बेसिक गोल यही रहता है किसी भी प्रोड्यूसर का कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करना है। क्लियर, पहला पॉइंट ये हो गया। अब क्या आता है मेरे पास, फिक्स्ड टेक्नोलॉजी। अभी तुमने स्टडी चालू करी, फिर कुछ बदल गया, फिर कुछ बदल गया, तो कैसे समझ आएगा। दैट इज वाई चीज़ों को कांस्टेंट रखा गया। हम ये मान के चल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी वही यूज़ हो रही है, हर फर्म जो है सेम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, टेक्नोलॉजी बार बार चेंज नहीं हो रही है। सो दैट इज वाई इस पर्टिकुलर पूरे चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे आपको मान के चलना है कि मेरी क्या है, फिक्स्ड टेक्नोलॉजी है। सो दैट इज वाई जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड द मेथड्स यूज बाय द प्रोड्यूसर्स आर assumed to be same and fixed। ठीक है, इन द शॉर्ट रन टेक्नोलॉजी चेंज कैन टिपिकली बी कंसिडर इन द लॉन्ग रन। कि आप शॉर्ट रन, आपको पता है हमने जब प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था हमने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात करी थी। किसकी बात करी थी, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात करी थी। तो शॉर्ट रन मतलब मेरे पास कम समय है और कम समय में मैं सारी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकती, तो ये मान के चल रही हूँ कि टेक्नोलॉजी को मैं शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकती, लेकिन हाँ लॉन्ग रन में तो इवेंचुअली हम सभी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। सो लॉन्ग रन में आप चेंज कर सकते हो। क्लियर, तो ये दो अजम्पशंस हैं फिलहाल के लिए, इसके अलावा भी अजम्पशंस है, डोंट वरी, बट अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। नेक्स्ट है हमारे पास फिक्स्ड इनपुट प्राइसेस। अगेन जब मैं बोल रही हूँ कि मैं टेक्नोलॉजी को बार बार चेंज नहीं कर सकती, सिमिलरली मैं प्राइसेस को भी बार बार चेंज नहीं कर सकती। सो दैट इज वाई प्राइस ऑफ इनपुट्स लाइक लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि कांस्टेंट है और बार बार चेंज नहीं हो रहे हैं, बिकॉज
टोटल कॉस्ट से अगर मैं टोटल रेवेन्यू से मैं टोटल कॉस्ट को माइनस करती हूँ तब मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है। अगर हर 2 मिनट में मैं टोटल कॉस्ट चेंज करती रहूंगी तो मैं कैसे प्रॉफिट निकाल पाऊंगी, कैसे समझ पाऊंगी पूरे सिनेरियो को। दैट इज वाई हमने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम मान के चल रहे हैं कि फिक्स्ड हमारा प्राइसेस है। सो प्राइसेस ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो रॉ मटेरियल्स है, मशीनरी, ये सब जो है इनके जो प्राइसेस हैं, जो लेबर है इनके जो प्राइसेस हैं आपने कांस्टेंट मान के रखे हैं। क्लियर। अभी अगेन शॉर्ट रन की बात हो रही है, लॉन्ग रन में वैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, रैशनल बिहेवियर। रैशनल बिहेवियर का मतलब डिसीजन मेकिंग पावर जो रहती है कंज्यूमर्स की, तो मान के चल रहे कि वो रैशनली बिहेव करेंगे। इसका मतलब क्या है, प्रोड्यूसर्स आर अज्यूम्ड टू बी रैशनल डिसीजन मेकर। जैसे कि हम कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं ना कि वो रैशनल डिसीजन मेकर्स होते हैं, वैसे प्रोड्यूसर्स भी रैशनल डिसीजन मेकिंग होते हैं कि कब क्या करना है सही तरीके से, राइट। सो दैट इज वाई वो ही अपने चॉइसेस को मेक करते हैं जो उनके इकोनॉमिक इंडस्ट्री के लिए बेस्ट रहेगा। इकोनॉमिक नेचर मतलब क्या होता है, जो चीज आपके लिए बेस्ट हो। इकोनॉमिकल का मतलब क्या रहता है, विद इन द बजट, अप्रोप्रिएट, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिकली। सो दैट इज वाई जब मैं बोल रही हूँ रैशनल बिहेवियर, सो प्रोड्यूसर्स ऐसे ही डिसीजन चूज करेंगे जो उनके इकोनॉमिक इन नेचर हो, जो उनको फायदा दे ना कि नुकसान। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हम लोग सिंगल आउटपुट के यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, द एनालिसिस टिपिकली अज्यूम्स अ सिंगल प्रोडक्ट और आउटपुट बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर। अब देखो रियलिटी तो मुझे पता है कि एक प्रोड्यूसर सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो नहीं कर रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन ये मैं मान के चल रही हूँ फिलहाल के लिए कि मैं सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है, कि हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये मेरी पूरी कहानी हो गई अजम्पशंस की। समझ आया सबको कि अजम्पशंस कौन कौन से हैं। मेरा पहला अजम्पशन क्या था स्टूडेंट्स, कि मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। सेकंड अजम्पशन क्या था मुझे, कि टेक्नोलॉजी मेरी फिक्स है, टेक्नोलॉजी भी फिक्स है, प्राइसेस भी फिक्स है। फिर क्या है कि कस्टमर क्या है, बहुत ही ज्यादा रैशनल है। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि हम लोग सिर्फ सिंगल आउटपुट को ही प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर, एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। डन। ना डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो अप्रोचेस हम पढ़ने वाले हैं। एक है मेरे पास टीआरटीसी अप्रोच, और एक मेरे पास हो जाएगा एमआरएमसी अप्रोच। क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे भाई, टीआरटीसी अप्रोच, टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू। कोई मुझे इसका फॉर्मूला बता दो भाई अब जल्दी से, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। दोनों चीजें पढ़ चुके ना, कॉस्ट चैप्टर भी पढ़ लिया, रेवेन्यू भी पढ़ा चुकी हूँ मैं, तो अब तो इजी होने वाला है। सो टोटल कॉस्ट क्या रहता है मेरा, टोटल कॉस्ट यानी पूरा खर्चा मेरे पास कितना आया, टोटल कॉस्ट हो गया। हम इसको क्या बोल देते थे, समीशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, और ये हो जाता था समीशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, है ना। बेसिक चीजें ये सारी चीजें। तो अगर मैं बात कर रही हूँ, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज अ पोजीशन ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, अभी मैंने आपको बताया। एंड प्रॉफिट क्या होता है, बेसिकली रेवेन्यू और कॉस्ट के उसमें से हम कंपेयर करते हैं। अब प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज मैक्सिमाइज व्हेन, अगर हम बोले द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमाइज। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, मैंने अभी आपको बताया था कि पहला अजम्पशन क्या है, पहला गोल क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। तो प्रॉफिट क्या होता है, तो अगर ये सोचो टोटल रेवेन्यू मैंने कमाया 200 और मैंने कॉस्ट किया 100, तो मेरे पास कितना बचा 100। ठीक है, बस बेसिक लॉजिक समझो। अगेन टोटल कॉस्ट मैंने सेम रहने दिया, बिकॉज इनपुट तो मेरे पास सेम है ना, इनपुट कॉस्ट मेरे पास सेम है। प्राइजेस मैंने बोला था आपको, रॉ मटेरियल्स हो गए, लेबर हो गए, इन सबका मैं कांस्टेंट रखूंगी। अगर मेरे पास आया 500, तो कितना प्राइस आ रहा है 400। मैं सिचुएशन समझा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितना अमाउंट आया मेरे पास 100, यहाँ पे कितना अमाउंट आया मेरे पास 400। मतलब ये जो स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रॉफिट बढ़े तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट का ये जो डिस्टेंस है इसको बढ़ाना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। मतलब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमाना पड़ेगा कि उसके बदले मेरा कॉस्ट कम पड़े, तभी तो मेरा प्रॉफिट जनरेट होगा। सो दैट इज वाई अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, दैट इज टीआरटीसी अप्रोच, मैं यही तो कह रही हूँ कि अ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन ही और शी मैक्सिमाइजेज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। उसका आपको लाइव एग्जाम्पल मैंने अभी लिख के बता दिया कि अगर मैंने 200 रुपये कमाए, 100 रुपये का मेरा इन्वेस्टमेंट लगा, कॉस्ट लगा, तो मैंने कितने कमाए, 100 रुपये कमाए।
अगेन सेम, मैंने 100 रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट किया लेकिन रिटर्न मेरे पास 500 का आया, तो 400 रुपए मैंने कमा लिए, 400 रुपए का एक तरीके से मेरे पास प्रॉफिट आया। तो मतलब मुझे समझ आ गया ना कि अगर मैं इन दोनों के बीच का गैप बढ़ा दूंगी तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। वही तो मेरा काम है प्रोड्यूसर का। सो दैट इज वाई अकॉर्डिंग टू द TRTC अप्रोच द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन दीज टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड। फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू। एंड अगर मैं बोलूँ तो पहला क्या रहना चाहिए कि आपको कोशिश करनी कि टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का जो पॉजिटिवली मैक्सिमाइज करना है, नेगेटिवली नहीं कि खर्चा तुमने 500 का कर दिया और तुमने कमाए 100, तो हम तो माइनस में 400 हो जाएंगे। पॉजिटिवली मैक्सिमाइज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। इकोनॉमिक्स में वर्ड्स की बड़ी कीमत है कि कैसे लिख रहे हो। पॉजिटिवली मैक्सिमाइज लिखो। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं उल्टा कर दूं कि टोटल रेवेन्यू मैंने कमाया 100 और कॉस्ट मेरा लगा 200, तो मैं तो माइनस में चली गई ना, लॉस में। सो दैट इज वाई मैक्सिमाइज करना है दोनों के बीच का डिफरेंस, लेकिन पॉजिटिवली मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। एंड जो सेकेंड पॉइंट मेरा क्या कहता है, द टोटल प्रॉफिट्स फॉल एज मोर यूनिट्स ऑफ आउटपुट्स आर प्रोड्यूस आफ्टर दिस पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। जल्दी से देखो, मैंने यहां पे लिखा है, मैं इसको एक बार ना फिर से कर रही हूं। ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। पॉजिटिवली मैक्सिमाइज्ड है, क्या है स्टूडेंट्स, पॉजिटिवली मैक्सिमाइज्ड है, याद रखना है, पॉजिटिवली मैक्सिमाइज्ड। क्लियर, समझ गए सभी, इतना समझे क्या, ठीक है। तो अगर जब मैं टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट के अप्रोच की बात करी, तो पहली कंडीशन क्या है कि मेरा टोटल रेवेन्यू पॉजिटिवली मैक्सिमाइज रहना चाहिए ना, ज्यादा रहना चाहिए टोटल कॉस्ट से, ठीक है। तो आप इधर लिख दो पॉजिटिवली मैक्सिमाइज्ड। सेकेंड क्या होता है कि जब मैंने पहली कंडीशन फुलफिल कर ली है, जब मैंने पहली कंडीशन फुलफिल कर ली है मतलब मैंने मैक्सिमम अटेन कर लिया है, मेरा टोटल रेवेन्यू ज्यादा है टोटल कॉस्ट से, उसके बाद क्या होने लगेगा, मेरा टोटल रेवेन्यू फॉल करने लगेगा, दैट टोटल प्रॉफिट्स फॉल। तो एक तरीके से मतलब टोटल कॉस्ट आपका ज्यादा रहने पड़ेगा टोटल रेवेन्यू से, मतलब आपका प्रॉफिट गिरने लगा है। तो पहली जो सिचुएशन मेरी ये कह रही है कि पहले सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाओ, उसका मेंटेन करने की कोशिश करो, बिकॉज आपने थोड़ी भी गड़बड़ी करी तो आपके प्रॉफिट फॉल करने लगेंगे। तो ये दो सिनेरियोस मेरे किस में आते हैं, जब मैं बात करती हूँ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट के अप्रोच में, राइट। एक बार इसको मैं आपको बता भी देती हूँ, ठीक है। सो पहला जो मेरे पास पॉइंट यहाँ पे आएगा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में, When prices remain constant, जब प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। So when the price remains the same at all levels of output, each producer aims to produce that level of output at which he or she can earn maximum profit when the difference between TR and TC is maximum, यानी positively maximum। तो पहला कंडीशन यही है कि टोटल रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए टोटल कॉस्ट से। सो फर्स्ट कंडीशन मेरी यही कहता है कि मेरा जो टोटल रेवेन्यू है शुड बी ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। तो पहला आप इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों जल्दी से, एवरीवन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। पक्का से ले लेंगे ना स्क्रीनशॉट, हाँ गुड, जल्दी चलो, ठीक है। तो जैसे कि एक सिचुएशन ले लेते हैं, अब मेरे पास आप प्राइस दे सकते हो, मैंने कांस्टेंट रखा है 5 5 5 5 5, ठीक है। डिट्टो 5 रुपए रखा है, मैंने प्रॉमिस किया था कि प्राइस मेरा कांस्टेंट रहने वाला है, और आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हो ये बढ़ रहा है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला है, मुझे प्राइस मेरा उतना रहना चाहिए, आउटपुट मुझे बढ़ाना है, तभी तो मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा। अब मैंने एक चीज 5 रुपए की बेच दी तो क्या हो गया, क्या प्रॉफिट, नहीं, मुझे ज्यादा चीजें बेचनी पड़ेंगी, मतलब मुझे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करने पड़ेंगे ज्यादा। सो दैट इज आप ये देख सकते हो। फिर मैंने देखा कि प्राइस मेरा कांस्टेंट है, आउटपुट्स मैंने बढ़ा दिए हैं। अब बात आती है टोटल रेवेन्यू की। टोटल रेवेन्यू क्या होता है मेरा, बेसिकली प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो आप ये देख सकते हो प्राइस इंटू क्वांटिटी, देखो आप सभी कि यहाँ पे देखो 0 इंटू 5, तो मेरा बेसिकली टोटल रेवेन्यू हो गया 0। लेकिन आपको पता है कि भले ही मैंने अभी कुछ नहीं बेचा, खर्चा तो मेरा हमेशा होता है, तो खर्चा मेरा यहाँ पे 5 रुपए का हुआ। फिर क्या हुआ, 1 इंटू 5 5 आया, 2 इंटू 5 10 आया, 3 इंटू 5 15 आ गया, 4 इंटू 5 20 आ गया, 5 इंटू 5 25 एंड 6 इंटू 5 मेरे पास 30 की वैल्यू आ गई, किसकी, टोटल रेवेन्यू की, ठीक है।
और मैंने क्या बोला है, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ना चाहिए। मतलब आपको पता है जब आप ज्यादा सामान बनाओगे, बल्क में जब भी प्रोडक्शन करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो पर यूनिट कॉस्ट मेरा कम होता है। दैट इज आप देख सकते हो कि धीरे धीरे जो मेरा टोटल कॉस्ट है इनिशियली कम हुआ, फिर क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि मैंने आपको दो कंडीशंस बताई हैं, है ना। तो पहली कंडीशन आपको पता है कि पहली कंडीशन क्या है कि मेरा टोटल रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए टोटल कॉस्ट से। सेकंड कंडीशन क्या होता है, जब मैंने पहला वाला कंडीशन अचीव कर लिया है, उसके बाद मेरा टोटल कॉस्ट फिर से बढ़ने लगता है एज कंपेयर टू टोटल रेवेन्यू। ठीक है, सो दैट इज व्हाई आप देख रहे हो कि इनिशियली आप देखो, प्रॉफिट की मैं बात कर रही हूँ, पहले तो प्रॉफिट बेला एकदम से तो प्रॉफिट नहीं आएगा, है ना, कि ऊपर सीधे प्रॉफिट में ही जा रहे हो, क्योंकि पहले तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो माइनस से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, प्रॉफिट मेरा आप देख रहे हो इंक्रीज हो रहा है ना। कंपेयर करके देखो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट को कंपेयर करके देखो, ये -5, ये -2, ये फिर हमारे पास कितना आया, एक तरीके से 5, है ना। फिर मेरे पास क्या आया, सॉरी ये -2 नहीं होगा, 2 होगा, क्योंकि 3 रुपए लगाए 5 रुपए मिले, 5 रुपए लगाए 10 रुपए मिले, 5 का प्रॉफिट, 6 रुपए लगाए 15 रुपए मिले, मतलब 9 का प्रॉफिट, 11 रुपए लगाए 20 का प्रॉफिट हुआ, टोटल रेवेन्यू है तो 9 हुआ। फिर मैंने 17 रुपए लगाए और 25 का हुआ, मतलब 8, मतलब पहले मुझे 9 का प्रॉफिट हो रहा था, मुझे 8 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मेरा प्रॉफिट अब गिरने लग गया है। फिर आप देख रहे हो मैंने 24 रुपए लगाए और मेरे पास सिर्फ 30 रुपए का रेवेन्यू आया, मतलब प्रॉफिट कितना कमाया मैंने, 6 रुपए। तो आप देखो मेरा मैक्सिमम आउटपुट लेवल कहाँ आ रहा है, ये। इसके बाद मैंने देखा है कि जो मेरा टोटल कॉस्ट है वो ज्यादा होने लगा, टोटल कॉस्ट मेरा बढ़ गया और मेरा रेवेन्यू कम होने लगा। टोटल कॉस्ट मेरा बढ़ गया, टोटल रेवेन्यू मेरा कम होने लगा। तो यही तो मैं दो फेजेस की बात कर रही थी। इनिशियली आपने ये वाला अगर आप फेज देखते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो टोटल रेवेन्यू आ रहा है ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट आ रहा है। प्रॉफिट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन आउटपुट, जितना मेरा आउटपुट बढ़ रहा है मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है। आप देख रहे हो यहाँ तक। फिर क्या देख रहे हो आप, मैक्सिमम लिमिट पे आ गए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। क्लियर, ये क्या है, मेरा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है, मैक्सिमम पॉइंट मैंने अचीव कर लिया है। उसके बाद आप देखो कि आपका प्रॉफिट कम होना शुरू हो गया, प्रॉफिट मेरा कम होने लग गया, टोटल कॉस्ट मेरा बढ़ गया एंड टोटल रेवेन्यू मेरा कम हो गया। तो ये मेरे 3 सिनेरियोस आ गए, पहला इंक्रीज हो रहा है, फिर मैक्सिमम लिमिट पे आ गए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो गया। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से सभी। क्लियर, पक्का। तो ये वाला पोर्शन क्या है मेरा, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अब देखो मैंने सुना है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जब भी ये दो सेम वर्ड्स आते हैं ना, दो सेम हमारे पास वैल्यू आ जाती है, तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, उसके बाद जहां से जिस वैल्यू के बाद से गिरावट शुरू हो जाती, गिरना शुरू हो जाते वैल्यूज, वो वाली वैल्यू मेरी मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, ओके। तो इसका डायग्राम भी तो बनाना बनता है, नहीं बनेगा, बनाना पड़ेगा, जब भी स्केड्यूल है तो डायग्राम आना ही है। सो दैट इज वाई कर्व आएगा। तो इनिशियली आप देखो कि टोटल रेवेन्यू मैं मान के चल रही हूँ कि मेरा तो इंक्रीजिंग उस पर ही जा रहा है ना, 0, 5, 10, 5, 20, 25, 30। सो टोटल रेवेन्यू मेरा इंक्रीजिंग में ही जा रहा है। ठीक है, तो लेकिन मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, टोटल रेवेन्यू मेरा बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट मेरा कम हो रहा है। सो टोटल रेवेन्यू मैंने देखा कि हाँ वो तो ऐसे इंक्रीजिंग स्पीड पे ऊपर जा रहा है एक तरीके से मेरा, लेकिन जो टोटल कॉस्ट आप देख रहे हो उसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आपका जो मैक्सिमम, इनिशियली तो एकदम टोटल कॉस्ट मेरा रहेगा ही, इनिशियली टोटल कॉस्ट तो रहेगा ही, फिर धीरे धीरे हमारा बढ़ना तो शुरू होता है, लेकिन ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज वाई जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 9 कैन बी अचीव्ड ईदर बाय प्रोड्यूसिंग 3 और 4 यूनिट्स, यानी आपको अगर मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करना है तो यही 2 यूनिट्स में आप अचीव कर सकते हो। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से सभी। ओके, नाउ ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ होल एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी आपको पूरे उसमें समझा दिया था, है ना, स्केड्यूल में। ना अब बात हो रही है, एक मैंने क्या बात करी कि जब मेरा प्राइस कांस्टेंट है, यानी मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रही थी। अब क्या आ गया मेरे पास, इम्परफेक्ट कंपटीशन का, यानी यहाँ पे प्राइस गिरेगा, है ना। सो व्हेन प्राइसेस फॉल विद द राइज इन आउटपुट, ईच प्रोड्यूसर एम्स टू प्रोड्यूस दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच शी और ही कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट।
व्हेन द डिफरेंस बिटवीन एन टी आर एंड टी सी इज मैक्सिमम। तो इसमें भी सेम कंडीशन है कि हम चाह रहे हैं कि जो मेरा टोटल रेवेन्यू है और टोटल कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो पॉजिटिवली मैक्सिमाइज हो, यही मेरा कहना है। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि मेरे प्राइजेस में भी एक तरीके से बड़ा चढ़ाव हो रहा है, तो हमें ऐसा चूज करना पड़ेगा जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल इन नेचर होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन लिखा है थोड़ा बहुत, और फिर हम स्केड्यूल से समझते हैं पूरी बात को। क्लियर? यहाँ पे देखेंगे सभी, तो अगेन आउटपुट मेरा बढ़ता जा रहा है बिकॉज मेरे को आउटपुट तो बढ़ाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स तो सेल करने पड़ेंगे। और यहाँ पे प्राइस आप देख सकते हो 8 9 7 6 5 4 3, मतलब मेरा प्राइस गिर रहा है। सिंपल सी बात है, प्राइस आपने गिरा दिया क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है। टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हो कि 0 हुआ, फिर 18 हुआ, 14 हुआ, 18 20 20 एंड 8, तो मेरा टोटल रेवेन्यू तो बढ़ रहा है। टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो पहले 2 था, फिर 5 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 20 हुआ और 27 हुआ। बिकॉज प्राइजेस चेंज हो रहे थे तो कहीं ना कहीं टोटल कॉस्ट में भी मुझे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ प्रॉफिट की, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा कि 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे प्राइस मेरा 9 था, तो मेरा टोटल रेवेन्यू तो 0 आएगा, लेकिन मैंने खर्चा 2 रुपए का किया, यानी मैंने प्रॉफिट कितने का जनरेट किया, -2 का, मतलब अभी लॉस में चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, आउटपुट मेरे पास 1 था, प्राइस मेरे पास 8 था, टोटल रेवेन्यू भी 8 था, टोटल कॉस्ट मेरे पास 5 था, ठीक है। तो प्रॉफिट मेरा, अगर मैं TRTC की यहाँ पे बात करूँ, मेरे पास कितना आया 4। अगेन 2 रुपये मैंने 2 आउटपुट प्रोड्यूस करे, 7 रुपीज़ पे 14 का मेरा टोटल रेवेन्यू आ गया, टोटल कॉस्ट मैंने 9 रुपये का लगाया, तो प्रॉफिट मेरे पास 7 का हुआ। फिर सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इस तरीके से मैंने प्रॉफिट जनरेट किया। तो ये जो 2 चीज़ें आपको दिख रही है, मतलब ये मैक्सिमम मैं अचीव कर सकती हूँ। तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इससे पहले क्या हो रहा है कि आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है और टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है, मतलब आप प्रॉफिट वाली सिचुएशन में हो। लेकिन जब आप यहाँ पे देख रहे हो 10 से कहाँ 5 पे आ गए, मतलब मेरा प्रॉफिट कम होना शुरू हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा प्रॉफिट कम होता जा रहा है। क्लियर? सो दैट इज वाई हमारा यही सिचुएशन क्या कहता है कि आपको जब तक प्रोडक्शन करना है कि जब तक आप मैक्सिमम पे ना पहुंच जाओ, जैसे कि यहाँ पे, और इसके बाद आपका प्रॉफिट गिरने लगे। ये पॉइंट को ही मैं क्या बोलती हूँ स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे मैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम मैंने अटेन कर लिया है, अचीव कर लिया है। सो दैट इज वाई अगर मैं बात करूँ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कब अचीव करता है, 2 कंडीशन है। पहला कि जब तक आप प्रोडक्शन करते रहो, जब तक आपका मैक्सिमम आउटपुट लेवल जनरेट नहीं होता, और उसके बाद आपको लग रहा है कि मेरा प्रॉफिट गिरने वाला है, तो आप समझ जाओ कि यही मेरा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है, इसके बाद मैं लॉसेस में जाऊंगी। सो इट्स बेटर कि मैं यही तक अपना प्रोडक्शन करूं। फाइन, तो एवरीवन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन? पक्का? डन? ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं हम लोग जल्दी से इसके डायग्राम को। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा ये डायग्राम इस तरीके से दिख रहा है। आई नो आपकी बुक्स वगैरह में डायग्राम इतना नहीं गिवन होगा, सो डू नॉट वरी अबाउट इट, है ना। लेकिन ये आपको इसलिए ऐसा दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस क्यों है, क्योंकि प्राइस हमारा बढ़ रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है, इसलिए आपने देखा है कि 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ होगा, जहां पे मैं बोल सकती हूँ मेरा 3 या 4 यूनिट्स पे होगा। सो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम मैक्सिमम कब अटेन करेगा, 3 या 4 यूनिट्स पे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा मेरा, 3 या 4 यूनिट्स में। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से सभी, ठीक है। तो पहला पॉइंट जैसे कि आप देख सकते हो, द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 10 कैन ओनली बी अटेन टिल 3 और 4 यूनिट्स ऑफ production, but the producers will be at equilibrium at units 4 because at this level of output both the conditions are satisfied। पहली कंडीशन क्या है कि जब तक प्रोडक्शन करते रहो और उसके बाद अगर प्रॉफिट गिरने लगे तो वो उसके पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सो दैट इज यहाँ पे आपका TRTC बना हुआ है वाई पे। ये आपको ग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बोल रही हूँ, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आएगा एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे मेरा क्या गिवन है, TRTC का गिवन है, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सबसे पहले ये वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, 20 मेरा टोटल रेवेन्यू भी है, यहीं पे मेरा टोटल कॉस्ट भी है। उससे पहले आपको ये वाली सिचुएशन दिख रही है ना, ये वाले पॉइंट पे क्या होगा, मेरा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हो जाएगा, जो कि आपको ये वाला पार्ट
दिख रहा है। क्लियर? तो मुझे पता है कि इस लेवल पे जहां पे दोनों इक्वल हो गए वो मेरे पास क्या हो जाता है, जब मेरा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट सेम हो जाएगा तो वो क्या हो जाता है मेरे पास, ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। क्लियर? तो मुझे पता है कि इस लेवल के बाद क्या होगा कि भाई घाटा ही होने वाला है। क्लियर? सो दैट इज वाई अगर मेरा टोटल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू माय टोटल कॉस्ट, तो वो सिचुएशन मेरे लिए क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली। क्लियर? समझ आया? इसका स्क्रीनशॉट लिया क्या सभी ने? चलो ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि मेरे जो दो सिचुएशन आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्राफ में इधर देखेंगे, इससे पहले शेड्यूल देखेंगे, कि आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो इक्वल हो गए, ये वाला जो पॉइंट क्या है, ये मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट है और इसके बाद मेरे प्रॉफिट गिरना शुरू होते हैं। सो दैट इज वाई इसको ध्यान से पढ़ना है आप सभी को। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो पूरा फेज था मेरा वो प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम की हमने बात करी थी कि प्रोड्यूसर एट इक्विलिब्रियम है। क्लियर? ये वाला पोर्शन सब क्लियर हो गया, हमने डिस्कस कर लिया हर चीज़, राइट? अब मेरे पास क्यों बच रहा है, जो मैक्सिमम आपको लगेगा कि सारे स्कूल्स में ये फॉलो किया जाता है ना? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के अप्रोच की, MRMC अप्रोच के बारे में, राइट? तो इसमें जो प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है, इसमें भी हमारे पास दो पॉलिसीज रहती है जिनको हमें फॉलो करना रहता है। So, as producer's equilibrium is defined as a position of the maximum satisfaction of the procedure, that is maximum profit. Profit revolves around revenues and cost. According to the MRMC approach, two situations are needed to determine the producer's equilibrium. यानी दो हमें कंडीशन नीडेड रहती है अगर मैं चाहती हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल हमारा जो रेवेन्यू वाला अप्रोच है अगर मैं उसको फॉलो करना चाहती हूँ तो, राइट? चलो, तो जैसे कि सबसे पहले जो मेरे पास आ रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज फर्स्ट वन इज व्हेन MR इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो पहला जो कंडीशन रहता है मेरा इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, पहला सिचुएशन क्या कह रहा है कि MR शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, that marginal revenue should be equal to marginal cost. इसमें क्या मतलब है, as long as marginal revenue is smaller than MC, then the producer can produce more and more units to sell units. ठीक है? Now if he or she reaches the level when MR is equals to MC, जिसको हम लोग break even point भी बोलते हैं, at that point the producer's satisfaction is maximum. MR is the addition to the total revenue from the sale of one more unit of an output. तो हमारे पास एक basic definition given है। नाउ MC इज द एडिशन ऑफ द टोटल कॉस्ट। इसलिए जब हम बात कर रहे हैं, देखो हमारे लिए प्रॉफिटेबल सिचुएशन क्या होती है कि जब भी मेरा रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू कॉस्ट, तो मैं बोल सकती हूँ मेरे लिए प्रॉफिटेबल सिचुएशन क्या होगा कि जब तक मेरा रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट से। अभी जब मैं MRMC अप्रोच की बात कर रही हूँ, मतलब मेरा प्रॉफिटेबल सिचुएशन क्या होगा, जब तक मेरा मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। तो जब तक ये चीज़ फॉलो कर रही है, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो सामान बनाते रहेंगे। क्यों? बिकॉज उनका रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है। जैसे ही ये वाला पोर्शन आएगा मेरे पास जहाँ पे मेरा मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, यानी मुझे पता है ये मेरा एक पोजीशन आ गई है, इसके आगे मैक्सिमम चीज़ मैं अचीव नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक मैं रेवेन्यू मेरा ज़्यादा था मैं प्रोडक्शन कर रही थी। अब क्या हो रहा है कि मेरा रेवेन्यू जनरेशन उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, बल्कि रेवेन्यू और कॉस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा, दोनों इक्वल आ गए। इसके बाद जो सिचुएशन आएगी मेरे पास क्या होने लगेगा कि मेरा प्रॉफिट डिक्लाइन होने लगेगा, मेरा कॉस्ट बढ़ने लगेगा। तो दो सिनेरियोस कहते हैं, ठीक है? सो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में इस वाले अप्रोच में क्या बात की जा रही है कि प्रोड्यूसर को कितने समय तक जो है प्रोडक्शन कंटिन्यू करना चाहिए, कब तक वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सकता है। तो उसका सिंपल सा आंसर है, जब तक मार्जिनल रेवेन्यू आपका ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से आप सामान बनाओ। जैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है, आपको वहाँ पे रुक जाना है। ठीक है? तो पहला कंडीशन ये कहता है। अब इसी के आगे जो सेकंड कंडीशन है वो मेरा है, इसके बाद क्या होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट जो है आपका ज़्यादा होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से, मतलब बेसिकली आप लॉसेस में जाना शुरू कर दोगे बिकॉज आपका कॉस्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द रेवेन्यू। तो सिचुएशन क्या बनी है मेरे पास, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब मैं एक और सामान बना रही हूँ, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, वन मोर एडिशनल यूनिट। तो अगर मैं एक और यूनिट को प्रोड्यूस कर रही हूँ, उसमें मतलब क्या है कि मैं जब तक ये कर सकती हूँ जब तक मेरा रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू द कॉस्ट, व्हेन MR इज ग्रेटर देन MC। जैसे ही हमें लग रहा है कि नहीं MR इज इक्वल्स टू MC हो गया है और उसके बाद मेरा मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब ये वो सिचुएशन आ गई कि इसके आगे मैं कुछ भी प्रोडक्शन करती हूँ तो लॉसेस में जाएगा।
दैट इज वाई अगर प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रही हूँ, कब तक मुझे प्रोडक्शन कंटिन्यू करते रहना चाहिए, जब तक मेरा रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू द कॉस्ट, और फिर मुझे लग रहा है कि जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो गया तब मुझे मेरा प्रोडक्शन को रोक देना चाहिए। तो ये क्या है, बेसिकली एडवाइस दे रहे, एक अप्रोच है बताने के लिए कि कब तक आप प्रोडक्शन अपना कंटिन्यू कर सकते हो। फाइन। सेकेंड कंडीशन, जैसे कि अभी यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन एमसी इज ग्रेटर देन एमआर, ये वाला सिचुएशन की बात हो रही है। So after MR is equals to MC, if producer still decides to produce more units, every additional unit will lead to more cost and less revenue। मतलब इसके बाद क्या होगा, ज़्यादा आपका कॉस्ट बढ़ेगा, रेवेन्यू आपको कम आएगा, मतलब आप प्रॉफिट नहीं लॉस में जा रहे हो। ठीक है। MR is equals to MC is a situation of producer's equilibrium, but it does not enough to ensure that it is a right point of producer's equilibrium। शुरू में भी तो होगा ना कि जो मेरा रेवेन्यू है मेरे कॉस्ट के बराबर होगा। देखो आपको पता है कि शुरू में मैं इन्वेस्टमेंट करना शुरू करती हूँ, तो सपोज मैंने 100 रुपये की चीज़ लगाई है ना, कोई लगाया, लेकिन मुझे रिटर्न से 80 रुपीज़ ही मिल रहा है। फिर क्या होगा, मैंने 100 रुपये की चीज़ लगाई, फिर 100 रुपये का मुझे दाम मिला, फिर भी मैंने 100 रुपये का लगा तो मुझे 150 का लगा। तो जब भी कोई मैं बिजनेस चालू करती हूँ तो शुरुआत में भी तो मेरा थोड़ा एक ऐसा पॉइंट आता है ना जहाँ पे मेरा कॉस्ट इक्वल हो जाता है मेरे रेवेन्यू के, तो वो सिचुएशन पे हम बनाना बंद कर देंगे सामान, नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिक कंडीशन ये नहीं है कि मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये नहीं है मेरी पूरी की पूरी थ्योरी। थ्योरी क्या कहती है, ये सिचुएशन ठीक है, लेकिन इसके बाद एक और चीज होनी चाहिए कि जो मेरा मार्जिनल कॉस्ट है शुड बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। अगर ये दोनों सिचुएशन साथ में हो रही हैं, मतलब साइमल्टेनियसली, मतलब पहले ये हुआ फिर ये हुआ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो रही है, तभी मैं बोल सकती हूँ कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि इसके आगे आप कुछ भी प्रोडक्शन करोगे तो आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि इनिशियली मैंने 100 रुपये लगाए, 80 का मेरा बिजनेस हुआ, फिर मैंने 100 रुपये लगाए तो मेरा बिजनेस हुआ 100 रुपये का ही, फिर मैंने 100 रुपये लगाए, मेरा बिजनेस हुआ 150 का, तो यहाँ पे भी तो इक्वल हो रहा है। और इसके बाद क्या हो रहा है, कॉस्ट तो मेरा 100 ही लग रहा है, लेकिन रिटर्न तो मुझे 150 मिल रहा है। मतलब अभी कौन सी सिचुएशन चल रही है कि मेरा मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से। तो जब तक मेरा ये वाला फेज चल रहा है, ये ना आ जाता है, उसके बाद मेरा मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा नहीं होता रेवेन्यू से, जब तक वो प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन कर सकता है। तो हमारी सिचुएशन क्या कहती है, अप्रोच क्या कहता है कि सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए कि मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और उसके बाद क्या होना चाहिए कि आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू है, तब मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरा कंज्यूमर है उसने इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया है। क्लियर, समझ आ गया, पक्का, ठीक है। सो दैट इज वाई आफ्टर MR इज इक्वल्स टू MC, इफ प्रोड्यूसर स्टिल डिसाइड्स टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर यूनिट्स, तो हमारा प्रॉफिट डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। When MR is equals to MC is a situation of producer's equilibrium, but it is not enough to ensure it is the right point of producer's equilibrium, because there can be more than one MR is equals to MC। मैंने अभी आपको समझाया कि हो सकता है, बिकॉज इनिशियली भी तो होगा ना कि आपका रेवेन्यू कॉस्ट में डिफरेंस ज़्यादा होगा नहीं। So it is important to see that after which point MC is greater than MR to determine the right point of producer's equilibrium। राइट, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर मैं आपको पूरा स्केड्यूल और डायग्राम से भी ये वाला अप्रोच समझाती हूँ। डन। डन स्टूडेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं, हमने दो अप्रोचेस पढ़ लिए कि ये हमारा जो MR MC अप्रोच में ये दो कंडीशंस पर ही पूरी होनी चाहिए। इसमें भी हमारा पहला सिनेरियो क्या बन रहा है, जब मेरे प्राइसेस कांस्टेंट है, मतलब प्राइस चेंज नहीं हो रही, तो उस सिनेरियो में दोनों सिचुएशंस को कैसे पूरा किया जा सकता है, राइट। तो सबसे पहले लेट्स सी क्विकली अ स्केड्यूल ऑफ इट। मेरे पास आउटपुट गिवन है 1 2 3 4 5 6, मेरे पास आउटपुट गिवन है। प्राइजेस मेरे पास कांस्टेंट रहने वाले हैं, बिकॉज मेरा अजम्पशन ये कह रहा है कि प्राइजेस आर कांस्टेंट, सो दैट इज वाई प्राइजेस कितने हैं 10 10 10 10 10 10 10। नेक्स्ट क्या है, टोटल रेवेन्यू मुझे निकालना है, दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो मेरे पास टोटल रेवेन्यू भी जनरेट होकर आ गया। टोटल रेवेन्यू आ गया तो आराम से मार्जिनल रेवेन्यू भी आ जाएगा, बिकॉज पहले का तो 10 ही रहेगा, फिर 20 माइनस 10 10 हो गया, 30 माइनस 20 10। तो आपको पता है बिकॉज चेंज ही हमारा 10 का हो रहा है, दैट इज वाई मार्जिनल रेवेन्यू भी मेरा 10 10 से ही बढ़ रहा है। नेक्स्ट मेरा जो टोटल कॉस्ट बात आती है कि मेरे पास खर्चा कितना आया है, तो इसमें आप देख रहे हो पहले 11 आया, फिर 21 आया, 28, ऐसे डबल होते जा रहा है वो खर्चा, राइट। वहीं पे अगर मार्जिनल कॉस्ट की बात करती हूँ तो इसी से मार्जिनल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। 11 की वैल्यू 11 आ जाएगी, 21 माइनस 11 10 हो गया, 28 माइनस 20 कितना हो गया 7,
34 माइनस 28 हो गया 6, 44 माइनस 34 हो गया 10 एंड 56 माइनस 44 कितना हो गया 12। तो ऐसे मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट की भी वैल्यू आ गई, बिकॉज ये तो हमने ऑलरेडी निकालना सीखा है, राइट। तो अगर मैं बात करती हूँ प्रॉफिट की, प्रॉफिट क्या है बेसिकली मेरा, जब मैं टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करती हूँ तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट मेरा इस तरीके से जनरेट हुआ। लेकिन मेरी बात क्या हो रही है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की हो रही है। पहली सिचुएशन क्या होती है कि मेरा जो मार्जिनल रेवेन्यू है शुड बी इक्वल टू माय मार्जिनल कॉस्ट, पहली सिचुएशन तो मेरी यही है। सेकंड सिचुएशन क्या है कि ये जो हो जाए इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, दैट मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो आप सबसे पहले देखो कि लग रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कहाँ इक्वल, एक तो यहाँ इक्वल हो रहे हैं, इसके बाद क्या मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है, कॉस्ट 28 हुआ, ये सब हुआ, और मेरा मार्जिनल रेवेन्यू, हाँ मार्जिनल कॉस्ट तो मेरा गिर रहा है, 7 से 6 हुआ, तो मतलब अभी भी मैं प्रोडक्शन कर सकती हूँ, है ना, अभी मैं प्रोडक्शन कर सकती हूँ। क्यों? बिकॉज पहला सिचुएशन तो ठीक है पूरा हो गया कि मेरा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मेरी पहली सिचुएशन तो पूरी हो गई। सेकंड सिचुएशन क्या बोल रहा है कि मेरा मार्जिनल कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। उसके बाद तो मैं देख रही हूँ नहीं, मार्जिनल कॉस्ट मेरा 7 है, फिर 6 हुआ, तो इसका और मेरा जो रेवेन्यू है वो तो 10 है, तो कहीं ना कहीं अभी भी मैं प्रोडक्शन कर सकती हूँ, बिकॉज मुझे रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रहा है एज कम्पेयर टू द प्राइस, राइट, कॉस्ट। सो दैट इज वाई अभी मैं प्रोडक्शन करती रहूंगी। फिर मैं देखती हूँ फिर से कब हो रहा है, यस फिर से अब हुआ, यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। अब सेकंड सिचुएशन क्या कहती है, सेकंड सिचुएशन कहती है कि उसके बाद मेरा जो मार्जिनल कॉस्ट है ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू मार्जिनल रेवेन्यू। सो मार्जिनल कॉस्ट मेरा 12 है और मार्जिनल रेवेन्यू कितना है 10, तो ये मेरा जो पॉइंट होगा वो मेरा हो जाएगा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। क्यों? बिकॉज पहले तो स्टेज पे क्या हो रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, और ये वाली सिचुएशन में क्या हो रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर? सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। तो बिकॉज दोनों ही कंडीशंस मेरी यहाँ पे पूरी हो गई हैं, इसलिए मैं ये वाले मेथड को, मतलब ये वाले दोनों अप्रोचेस को कंसीडर करूंगी, और ये वाला मेरा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। क्लियर ना? अब जैसे कि इसका हम लोग शेड्यूल बनाना कैसे सीखेंगे, सबसे पहले शेड्यूल तो बना लिया, अब मुझे कैसे सीखना, मेरा डायग्राम बनाना है ना, कर्व बनाना। तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि AR और MR मेरे इक्वल हैं, देख लो यहाँ पे आपको लग रहा है, तो आपको पता है कि AR का भी प्राइस होता है ना, और MR भी मेरा 10-10-10 है, और मेरा जो प्राइस है ये भी 10-10-10 है, इसलिए मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा एवरेज रेवेन्यू और मेरा मार्जिनल रेवेन्यू तो सेम है। सो दैट इज वाई ये मेरा AR इज इक्वल्स टू MR हो गया। मेरा जो MC का कर्व है, आपको पता है ना, मैंने हमेशा बोला है MC मुस्कुरा रहा है, टेढ़ा मुस्कुराता है, नाइकी वाला साइन है पूरा, तो ये मेरा क्या हो गया मार्जिनल कॉस्ट। तो ये मार्जिनल कॉस्ट कुछ इस तरीके से जा रहा है। तो जब ये पहली बार यहाँ पे टकरा रहा है तो भी मार्जिनल जो मेरा कॉस्ट है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है, इट इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन क्या हो रहा है, ये जो सिचुएशन आपको दिख रही है, ये सिचुएशन मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कम है मेरे मार्जिनल रेवेन्यू से। लेकिन इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है कि मेरा जो मार्जिनल कॉस्ट इट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। सो दैट इज वाई ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा इक्विलिब्रियम का पॉइंट माना जाएगा, जहाँ पे मेरा मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर? सो ये सारा पूरा इसका एक्सप्लेनेशन गिवन है जो मैंने अभी आपको पूरा स्केड्यूल में समझाया है। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? तो बस ध्यान रखना है, दो सिचुएशंस जो है मेरी, पहली सिचुएशन ये कहती है कि मेरा जो मार्जिनल कॉस्ट रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, MR शुड बी इक्वल्स टू MC, एंड सेकंड सिचुएशन क्या कहता है कि अगर मैंने ये अटेन कर लिया तो उसके बाद कौन सी सिचुएशन होनी चाहिए कि जो मेरा मार्जिनल कॉस्ट है शुड बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। अगर ये दोनों साथ में फुलफिल हो रहे हैं तभी मैं बोल सकती हूँ कि प्रोड्यूसर क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। क्लियर? ये दो सिचुएशन है, बस इन्हीं को हमें फॉलो करना है, राइट? समझ आ गया स्टूडेंट्स आप सभी को? ऐसा हमारा ग्राफ बनेगा पूरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। एवरीवन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन? सो अब मेरे पास जो सेकेंड सिचुएशन आ रही है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस फॉल्स विद द
आउटपुट। अब मुझे क्या पता है कि चेंजेस आने वाले, प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आने वाले हैं। सो व्हेन देयर इज नो फिक्स्ड प्राइस एंड प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, एमआर कर्व स्लोज डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, बिकॉज प्राइसेस में चेंज आ रहा है, तो मुझे पता है कि एआर और मेरा मार्जिनल रेवेन्यू सेम तो नहीं होगा जो पहले वाले सिचुएशन में था, तो कर्व मेरा थोड़ा अलग होगा इस बार। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन। तो सबसे पहले मेरे पास आउटपुट गिवन है 1 2 3 4 एंड 5 आउटपुट्स गिवन है। प्राइस मुझे क्या गिवन है 87654। तो प्राइस मेरा चेंज हो रहा है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि ये वाला वो सिचुएशन है जहाँ पे मेरा प्राइस कांस्टेंट नहीं रहता, यानी इम्परफेक्ट मार्केट की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे मेरा प्राइस गिर रहा है विद द इंक्रीज इन आउटपुट, और मेरा जो टोटल रेवेन्यू वो भी चेंज होगा, है ना। सो 1 इंटू 8 8 हो गया, 2 इंटू 7 14 हो गया, 3 इंटू 6 18 हो गया, 4 इंटू 5 20 हो गया, एंड 5 इंटू 4 अगेन 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आएंगे, मार्जिनल रेवेन्यू निकल आएगा। आपने 8 की 8 वैल्यू लिखी, 14 माइनस 8 हो गया 6, 18 माइनस 4 हो गया 4, 20 माइनस 8 हो गया 2, 18 एंड 20 माइनस 20 0। तो मेरे पास मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू आ गई। टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करती हूँ कि मेरा टोटल खर्चा कितना आया है, तो हमने इसको अज्यूम किया है 6 11 15 20 एंड 25। तो जब मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गया है तो मैं मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल सकती हूँ। तो 6 की 6 वैल्यू यहाँ आ गई, 11 माइनस 6 कितना हो गया 5, 15 माइनस 11 कितना हो गया 4, 20 माइनस 15 हो गया 5 एंड 25 माइनस 20 कितना हो गया मेरे पास 5। ठीक है, अब मेरा जो सिचुएशन कहता है, सिचुएशन मेरी वही रहने वाली है कि मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, एंड सेकेंड क्या होगा कि मार्जिनल कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू आफ्टर दिस पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है यहाँ पे, सबसे पहले हम यही देखेंगे कि जो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कब इक्वल होंगे। देखो ये दो कंपेयर करने, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का अप्रोच पढ़ रहे हैं ना हम। ठीक है, 8 6 6 यहाँ पे है भाई, यहाँ पे है। तो इसके बाद क्या हो रहा है, आप ये देख रहे हो क्या कि जो मेरा मार्जिनल कॉस्ट है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मार्जिनल रेवेन्यू। बिल्कुल, रेवेन्यू में 2 रुपये का कमा रही हूँ और मार्जिनल कॉस्ट तो मेरा 5 रुपये का लग रहा है, मतलब खर्चा ज़्यादा, आमदनी बिल्कुल कम। तो मतलब ये वाला सिचुएशन जो है मेरा, मैं इसको प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बोल सकती हूँ। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, और ये वाले सिचुएशन में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, मेरा बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि बिल्कुल सही बात है कि प्रोड्यूसर्स ने इक्विलिब्रियम को अटेन किया है। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। आगे बढ़े स्टूडेंट्स, समझ आया? तो कुछ नहीं, देखो इसमें याद रखना कि ये स्केड्यूल जो है आपको थोड़ा याद करने पड़ेंगे, है ना। देखो सबसे पहले तो अगर मुझे टोटल रेवेन्यू या टोटल कॉस्ट की वैल्यू याद होगी तो यह वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी। या तो आपको अगर इजी पड़ रहा है तो आप मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू रख सकते हो, जैसे कि 8642, ये आप याद रख सकते हो। सिंपल सा हमारा टेबल ही चल रहा है ना, 2 फिर 4 6 8। यहीं पर आप देखो ये वाला भी आप याद रख सकते हो, 6 5 4 5 5, ऐसे याद कर लो। बिकॉज मुझे पता है कि मैं टोटल कॉस्ट को समीशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट से निकाल सकती हूँ, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यू विल हैव टू लर्न द स्केड्यूल, क्लियर? बिकॉज स्केड्यूल अगर याद हो गया तो उसके बाद मेरे लिए सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी। बस आपको ध्यान रखना, अगर आप अपने मन से भी कोई शेड्यूल बनाना चाह रहे हो तो जो आपकी कंडीशंस जो हैं वो इसी पे लागू होनी चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशंस जो मैंने अभी आपको पढ़ाई इसी पे लागू होनी चाहिए। मुझे पता है अधिकतर स्कूल्स में ये वाला अप्रोच चलता है, लेकिन बिकॉज कुछ कुछ स्कूल्स में वो वाला अप्रोच भी चलता है तो मैंने वो भी पढ़ा है। लेकिन मेनली आपको ये MRMC अप्रोच तो पढ़ के जाना ही है। क्लियर स्टूडेंट्स, पक्का समझ आ गया? लेट्स सी। तो अब मुझे क्या पता है कि मैंने ये देख लिया था कि कब मेरा इक्वल रहेगा, थर्ड नंबर ऑफ आउटपुट पे कहीं ना कहीं मेरे दोनों पॉइंट्स इक्वल हो जाएंगे। मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो आपको इसका पूरा ग्राफ बनाना है। सबसे पहले क्या करोगे, एक्स एक्सिस पे लिखोगे आप आउटपुट, एंड वाई एक्सिस पे हम लोग लिखेंगे जो हमने ग्राफ्स बनाए हैं, दैट इज ऑफ MR एंड MC, यानी रेवेन्यू एंड कॉस्ट भी आप लिख सकते हो। सो मार्जिनल रेवेन्यू आप देखो तो ये कॉन्स्टेंटली फॉल कर रहा है ना, और 2 के डिफरेंस पे कर रहा है, दैट इज वाई इसका कॉन्स्टेंट रेट है। तो मार्जिनल रेवेन्यू तो मेरा फॉल कर रहा है, तो आपने देखा कि कुछ इस तरीके से मेरा मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व आ रहा है। और MC तो हमेशा ऐसे ही मुस्कुराता हुआ रहता है, तो इसलिए पहले वो यहाँ कट करेगा और यहाँ कट करेगा। ठीक है,
तो जो ये वाला पॉइंट है आपको ये वाला इक्विलिब्रियम पर लेना है, बिकॉज इसके बाद क्या हो रहा है कि आपका मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये वो है जहाँ पे मेरा मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। बेसिकली मेरा प्रोड्यूसर क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। इस पॉइंट के बाद क्या होगा कि मेरा मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा मेरे मार्जिनल रेवेन्यू से, तो मैं लॉस में जाने लगूंगी। ठीक है, तो मेरे दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गए, इसलिए ये वाला पॉइंट मेरा मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू वाला हो जाएगा। होपफुली आपको ये वाला पूरा पॉइंट समझ आ गया, राइट। इसका सेम एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे भी पूरा सारी चीज़ें गिवन है, लेकिन आपको ग्राफ पुराना आना चाहिए। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से स्टूडेंट्स आप सभी। डन। जो दोनों में एक सिचुएशन में जो हमारी तो दो मेन कंडीशंस है वो सेम ही रहती हैं, चाहे वो प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है या प्राइस मेरा कांस्टेंट है, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यही था हमारा, ये थोड़ा लंबा वीडियो हो गया बिकॉज दोनों अप्रोचेस से जिसमें हमने पढ़ा डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, तो ये बिल्कुल फिनिश हो गया हमारा। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, एंड मैंने दोनों ही अप्रोचेस को यहाँ पे कवर किया आपके लिए, ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट बेस एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स हमारे CBSE चैनल पे, जहाँ पे हमारा इंग्लिश मीडियम चैनल है, वहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेके क्लास 12। अगर हम बात करें स्टूडेंट CBSE क्लब, हम लोग डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी फॉलो करते हैं, दैट इज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड साथ ही में स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, हमारा व्हाट्सअप हो या इंस्टाग्राम हो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो, और आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। और इसी एनर्जी के साथ आपको रोज़ पढ़ाई करनी, अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली आपके स्कोर में बहुत इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलने वाला है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।